Jai Hind all dear students, welcome all of you on our online platform The Science Park. गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट पोर्शंस को कवर किया था। थर्मिस्टर और सुपर कंडक्टिविटी पर मैंने लास्ट टॉपिक को ख़त्म किया था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं गाइस। ये हमारा चैप्टर जो है टॉपिक वाइज लास्ट होने वाला है। इसके बाद हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इस सेशन में लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट पोर्शंस कवर हो रहे हैं गाइस। क्या क्या कवर करेंगे हम लोग इस टॉपिक में, तो हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं गाइस व्हीटस्टोन ब्रिज, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, सेल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक हीट। इनके साथ साथ गाइस हम लोग इनके ऑब्जेक्टिव्स को भी कवर करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो पहले तो हम लोग समझ लें कि किस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। तो एक अरेंजमेंट होता है गाइस जिसमें एक चतुर्भुज के 4 सिरों पर, क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके 4 सिरों पर तरीके से चतुर्भुज हम लोगों ने मान लिया ABCD, हम लोगों ने इस चतुर्भुज को नाम दे दिया। साथ ही साथ इसके 4 सिरों पर 4 प्रतिरोधों को लगाया जाता है। चतुर्भुजों के नाम की बात करें गाइस, तो चतुर्भुजों को प्रतिरोधों को नाम मैंने दे दिया PQRS, और बीच में एक गैल्वानोमीटर लगा रहता है जिसे धारामापी कहा जाता है। और जब सेतु संतुलन की अवस्था में होगा, साथ ही साथ इसमें एक सेल और एक कुंजी, और यहाँ पर भी एक कुंजी होती है जिसे ओपन कुंजी बोला जाता है। यहाँ पर भी एक कुंजी होती है। इस तरीके से ये अरेंजमेंट बना देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब इस पर आई करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू कॉम्बिनेशन इस पार्ट में I1 चले जाएगा और इस पार्ट में I2 चले जाएगा। गाइज मैं करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझा रहा हूँ। I1 इस पॉइंट पर जाएगा, मतलब B पर जाएगा, और B पर जाने के बाद कुछ पार्ट Ig के फॉर्म में कहाँ चले जाएगा, गैल्वानोमीटर की तरफ, और जो बचा हुआ पार्ट है वो Q पर चले जाएगा। तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, तो ये बचा हुआ पार्ट रहेगा I1 माइनस Ig। ये तो मैंने बता दिया I1 का सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से। अब I2 की बात करें तो I2 यहाँ D पॉइंट पर आएगा और साथ ही साथ Ig भी यहाँ मिलेगा, और ये दोनों मिलकर मतलब I2 प्लस Ig ये दोनों मिलकर किसकी तरफ जाएंगे, तो ये जाएंगे S प्रतिरोध की ओर। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो होता है इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है गाइस। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है इसमें बोला जाता है कि सेतु यदि संतुलन की अवस्था में है, मतलब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किसे कहा जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जब इसके गैल्वानोमीटर के अक्रॉस एंड्स पर करंट का फ्लो 0 होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि जो ब्रिज है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इनके जो P/Q रेशियो जो होंगे वो P/Q बराबर होता है R/S। ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक मेथड होती है, इसे हम लोग प्रूफ भी करेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। साइंटिस्ट व्हीटस्टोन इंट्रोड्यूस अ मेथड टू फाइंड एनी अननोन रेजिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इन दिस मेथड देयर आर 4 रेजिस्टेंस are kept at ends of square. If there is no current flows across the ends of galvanometer, the bridge is said to be in equilibrium position. According to Wheatstone, in equilibrium position P/Q बराबर होता है बेटा R/S। इस कंडीशन को अगर हमें प्रूफ करना है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए कौन सी कंडीशंस को, तो वो कंडीशंस को प्रूफ करना होता है। कौन सी कंडीशंस को प्रूफ करना होता है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज की रिक्वायर्ड कंडीशन है उसे प्रूफ करके बताना, मीन्स P/Q बराबर R/S प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, किरचॉफ्स लॉ से यूज करेंगे और स्टार्ट करते हैं। बताता हूं मैं। इन क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड लूप लेते हैं। क्लोज्ड लूप ले लिया मैंने A B D A,
ABDA बाय किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ ये बोलता है कि किसी भी सिस्टम में फ्लो होने वाला करंट और उसके जो करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होता है उनका एल्जेब्रिक सम, जो वोल्टेज रूल है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। विथ डायरेक्शन में बात करूं तो आप देखिए क्लोज लूप कहां से कहां तक जा रहा है, ए से बी। तो ए से बी में करंट क्या है बेटा, I1, रेजिस्टेंस क्या है, P। तो ये हो गया करंट और उसका करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस I1P। फिर ए से बी, बी से कहां जा रहा है, D, तो IG, तो प्लस हो जाएगा IG इंटू जी। अब देखिए ए से बी गया, बी से डी और डी से ए, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है करंट की तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि एल्जेब्रिक सम होता है, विथ डायरेक्शन लेंगे हम लोग। और यहाँ करंट है I2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इफ ब्रिज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर ब्रिज इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, तो इक्विलिब्रियम में पोजीशन में है इसका मतलब क्या, दैट मीन्स IG बराबर है जीरो। सो अगर IG बराबर जीरो है गाइस, तो ये वाले जो इक्वेशन है ये हो जाएगी I1P प्लस IG की जगह मैं रखूंगा जीरो इंटू जी माइनस हो जाएगा I2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, जीरो। ये पूरा टर्म जो हो गया जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा I1P माइनस I2R बराबर जीरो। तो ये हो जाएगा गाइस I1P इज इक्वल टू I2R। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो मैंने एक क्लोज लूप की बात की है। ऐसे ही सेकेंड क्लोज लूप के लेके चलेंगे, BCDB। इन क्लोज्ड लूप BCDB कौन सा रूल यूज करेंगे, किरचॉफ्स रूल। चलिए BCDB की बात करें तो विथ साइन हम लोग चलेंगे B से C की तरफ। B से C की तरफ करंट क्या है, I1 माइनस IG। करंट है सर I1 माइनस IG और उसका करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, तो करेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है गाइस Q। दूसरे की बात करें B से C की तरफ गया, C से D, तो चूंकि डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है तो क्या लूंगा मैं, माइनस 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 लेंगे। साथ ही I2 प्लस IG इंटू क्या हो जाएगा S, करंट है I2 प्लस IG इंटू हो जाएगा गाइस S। आगे बढ़े तो D से B डायरेक्शन के अपोजिट है तो माइनस और हो जाएगा IG इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम जीरो हो जाएगा, ठीक है। वही कंडीशन लगाएं, ए ब्रिज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ब्रिज इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होगा गाइस, व्हेन, या दैट मीन्स भी लिख सकते हैं व्हेन IG इज इक्वल टू जीरो। जब करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। सो वैल्यू रखते चलिए, वैल्यू रखेंगे बेटा तो I1 माइनस IG, तो ये हो जाएगा I1 माइनस IG की वैल्यू हो जाएगी जीरो इंटू क्यू माइनस I2 प्लस जीरो इंटू एस माइनस IG की जगह रखेंगे जीरो इज इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन बनाए तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा I1Q माइनस हो जाएगा गाइज I2S बराबर में हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये पूरी टर्म जीरो हो गई। तो मैं इसे लिखूंगा I1Q इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा I2S। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलें तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करना है तो LHS LHS के साथ डिवाइड होगा गाइज, RHS RHS के साथ। तो LHS क्या है, I1P, ये डिवाइड होगा I1Q के साथ इज इक्वल टू में है I2R, ये डिवाइड होगा I2S के साथ, ठीक है। ये RHS की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ही हम लोगों ने वैल्यू रखा तो हमें दिख रहा है कि I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 बचा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही इक्विलिब्रियम पोजीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, क्वेश्चन की बात करें। इफ 4 रेजिस्टेंस PQRS दिया हुआ है, मान लो
5, 10 एंड 15 करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की बात होती है। आर जॉइंट इज आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्थ रेजिस्टेंस। वैल्यू फाइंड करना है सॉल्यूशन में। पहले तो जो गिवन टर्म्स है मैं उसकी बात कर लेता हूं। तो गिवन में मैं अलग अलग रेजिस्टेंस को नाम दे देता हूं। P की वैल्यू दे दी मैंने 5 ओम, Q की वैल्यू दे दी गई 10 ओम एंड R की वैल्यू दे दी 15 ओम। और S जो है मुझे वो फाइंड करना है। तो बाय कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की मैं कंडीशन लूंगा तो कंडीशन लेने पर क्या हो जाएगा गाइस, P अपॉन Q इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा R अपॉन S। ठीक है, सो P का वैल्यू कितना है तो ये हो जाएगा 5/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन S। चलिए, आपको S की वैल्यू चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि S यहाँ चले जाएगा, तो मैंने लिखा S इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा गाइस 15 इंटू 10 हो जाएगा गाइस। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 5, तो 5 2 जा 10 और 15 2 जा 30 हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 30। चूंकि ओम है तो वैल्यू आपकी मिलेगी ओम में। तो आप कंडीशन में प्रूफ करके देखिए। आपको अगर चेक करना है तो P अपॉन Q मतलब 5/10 इज इक्वल टू R अपॉन S 15/30। तो 1/2 ये भी आ जाएगा और 1/2 ये भी आ जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर जो है वो गाइस सही है। नेक्स्ट, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। अगर आपके सामने एक कार्बन रेजिस्टेंस रखा हुआ है, ये कार्बन रेजिस्टेंस में अलग अलग कलर की 4 स्ट्रिप्स होती है गाइस। ठीक है, ये अरेंजमेंट है, 4 स्ट्रिप्स होती है और इन 4 स्ट्रिप्स के अलग अलग कोडिंग होती है A, B और C, D। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है गाइस R इज इक्वल टू AB इंटू 10 टू द पावर C प्लस माइनस D प्रतिशत या D परसेंटेज। D%, अगर मैं बात करूं तो ये A और B फर्स्ट दो कलर की सिग्निफिकेंट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, C जो है वो 10 की पावर को रिप्रेजेंट करता है और D% जो है वो इम्प्यूरिटी को परसेंट रिप्रेजेंट करता है। इम्प्यूरिटी की बात करें, अगर मैं D की वैल्यू की बात करूं गाइस, तो D की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, या तो ये सिल्वर होगी या तो ये गोल्ड होगी। अगर ये सिल्वर है तो 10%, गोल्ड है तो 5%। अगर नो कलर है मतलब कोई भी कलर यूज नहीं हो रहा है गाइस, नो कलर है तो वैल्यू रखेंगे हम 20%। बाकी वैल्यूज के लिए भी मैं आपको रिप्रेजेंट करके आगे बताऊंगा आप लोगों को कैसे होता है सॉल्व। अभी फिलहाल ये समझिए, थ्योरी की बात करते हैं फिर हम लोग इसको समझते हैं। लिखा है जनरली कार्बन रेजिस्टेंस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ऑन द कार्बन रेजिस्टेंस देयर आर 4 स्ट्रिप्स नेमली A, B, C, D। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंट एज, द वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो क्या होती है, अभी मैंने बताया R इज इक्वल टू AB इंटू 10 टू द पावर C प्लस माइनस D परसेंटेज, ये वैल्यू होती है गाइस। इन कार्बन रेजिस्टेंस फर्स्ट टू स्ट्रिप्स एंड बी रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट डिजिट, थर्ड स्ट्रिप रिप्रेजेंट पावर ऑफ 10 एंड फोर्थ स्ट्रिप रिप्रेजेंट एरर इम्प्यूरिटी। इट विल बी आइदर सिल्वर, गोल्ड एंड नो कलर। या तो ये सिल्वर होगी या गोल्ड होगी या फिर कलर नहीं होगा। आप देखिए ये अलग अलग कलर दिए हुए हैं भाई, ठीक है। देखिए ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे जो है वो 8 और वाइट है 9। इम्प्यूरिटी की बात करें, कोडिंग की बात करें तो सिल्वर 10%, गोल्ड जो होता है 5%, नो कलर 20%। अब इसको वैल्यू की मैं बात करूं तो इसको वैल्यू को मुझे रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए एक सबसे बढ़िया ट्रिक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अब इनको कोडिंग दे देता हूं मैं, 0 1 2 3 4। जहां सेंटेंस टाइप बन रहा है वहां कोडिंग एक एक ही आएगी। 6 फर्स्ट लेटर पर कोडिंग बनेगी, 7
8 एंड लास्ट वन इज 9। बात करें कलर की तो हमेशा जो शुरुआत होगी वो अंधेरे से होगी, तो ब्लैक। ठीक है, ब्लैक के साथ साथ क्या चलता है, तो ब्लैक के साथ चलेगा ब्राउन। यहां 3 कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, बीबी रॉय। ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, GR से बनेगा ग्रीन, B से बनेगा ब्लू, V से बनेगा वॉयलेट, G से बनेगा ग्रे जो स्लेटी कलर होता है, और W से बनेगा गाइस वाइट। तो ये कोडिंग हो गई। अब आपको दे दिया जाए तो आप इस हिसाब से कोडिंग आसानी से समझ सकते हो। यही इसकी टेबल में दिया हुआ है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और कोडिंग है 0 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, साथ ही साथ ये 3 चीजें याद रखना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा गाइस, क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन द कार्बन रेजिस्टेंस देयर आर 4 स्ट्रिप्स रिस्पेक्टिवली ब्राउन, रेड, ऑरेंज एंड गोल्ड। तो यहां पहले तो आपको ये ट्रिक लिखना है। कौन सी ट्रिक, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये लिख दिया मैंने। अब आपको ये कोडिंग को समझना है। कलर की बात करें तो जो कलर आपको गिवन है, पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला है R इज इक्वल टू होता है गाइस AB इंटू 10 टू द पावर C प्लस माइनस D%। सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व करना है आप लोगों को। सो R इज इक्वल टू A, बोला है कि ऑन द कार्बन रेजिस्टेंस देयर आर 4 स्ट्रिप्स रिस्पेक्टिवली ब्राउन। तो ब्राउन, तो यहां से आपको पता है कि 0 1 ब्लैक ब्राउन, तो एक ही जगह आ जाएगा 1, सिर्फ प्लस वैल्यू रखना है। दूसरा लिखा है रेड, रेड किस पर आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट हो रही है 2 इंटू 10 की पावर। फिर लिखा है ऑरेंज, ऑरेंज किस पर आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है 3 पर, तो 10 की पावर हो जाएगा 3 प्लस माइनस गोल्ड। तो गोल्ड के लिए अभी हमने देखा कितना लिखा रहता है 5%। तो कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है और यही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिप्स को बहुत अच्छे से समझना है। कलर कोड जो होता है, मैंने आपको ट्रिक बता दी, उस ट्रिक के अनुसार आपको सिग्निफिकेंट डिजिट रखते आना चाहिए गाइस। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल को किस तरीके से कॉम्बिनेट किया जाता है, सेल्स में हम लोग ये समझेंगे कि अगर 3 सेलों को या n सेलों को, चूंकि 1 2 3 की बात नहीं करेंगे हम लोग, n सेलों को श्रेणी क्रम या सीरीज में जोड़ा हुआ है तो उससे कितना करंट हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ करंट की बात होगी, तो थोड़ा सा इसका कॉम्बिनेशन अलग होता है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमने माना कि 3 इस तरीके से मैं कंसिडर कर लेता हूं, इस तरीके से हम लोगों ने सेल्स को जोड़े हैं। ये जो क्रम होता है इसे श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। साथ ही साथ हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, नाम दे दिया R, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। साथ ही साथ इसका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल का साथ में चलेगा गाइस, E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF हो गया। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो भी होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने श्रेणी क्रम। इन दिस कॉम्बिनेशन नेगेटिव एंड ऑफ हिज सेल इज ज्वाइंड विद द पॉजिटिव एंड ऑफ, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड से आगे एंड सो ऑन ऐसे ही जोड़े जाते हैं। कंसिडर R बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज ज्वाइंड बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड नेगेटिव एंड ऑफ लास्ट रेजिस्टेंस, लास्ट सेल। लेट n सेल्स टू बी ज्वाइन इन सीरीज। हमने माना 1 2 3 नहीं, n सेलों को जोड़ा जाता है। इफ EMF ऑफ इस सेल इज E, अगर हर एक सेल पर EMF E है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इस सेल इज R, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, चूंकि n सेल जोड़े हुए हैं तो कितना हो जाएगा N, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपको पता है बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है NR, R प्लस R अप टू N जो है तो NR हो जाएगा। एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा R प्लस NR। देन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, टोटल EMF अपन टोटल रेजिस्टेंस, हमें करंट निकालना है। तो टोटल EMF कितना है बेटा, टोटल EMF है NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस NR। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना करंट ड्रॉन होता है। अब इस पर आते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस में अगर कब सिग्निफिकेंट होगा, मतलब सेल्स को कब सिग्निफिकेंसली हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 केस बनेंगे। कैसे बनेंगे, केस फर्स्ट, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, R इज ग्रेटर देन NR, देन
NR कैन बी नेग्लिजिबल। NR को हम लोग क्या मान लेंगे गाइस, नेग्लिजिबल। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा एनी अपॉन, NR नेग्लिजिबल हो गया तो एनी अपॉन क्या हो जाएगा, R। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा गाइस N इंटू ई अपॉन R, या इसे लिखूंगा N इंटू करंट ऑब्टेन फ्रॉम सेल। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है, तो हमें जो करंट मिलता है वो n टाइम्स मिलता है। ऐसे ही एक बार इसको वैल्यू को चेंज कर लीजिए आप लोग। तो इफ़ सेकेंड की बात करूं मैं, तो इफ़ NR, अब हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया किसके कंपेरिजन में, कैपिटल R या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में, तो देन अब जो छोटा वो नेग्लिजिबल, R कैन बी नेग्लिजिबल। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एनी अपॉन NR, N से N कैंसिल, तो I बराबर हो जाएगा E अपॉन R, और E अपॉन R क्या है, करंट ड्रॉन फ्रॉम सर्किट या करंट ऑब्टेन फ्रॉम सेल। तो आपने देखा कि कब इनको श्रेणी क्रम या सीरीज में कॉम्बिनेट करना अच्छा रहेगा, सिग्निफिकेंट कब रहेगा, तो बाय अबव केसेस इट इज क्लियर दैट व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज ग्रेटर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो किसके कंपैरिजन में, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, द कॉम्बिनेशन इज सिग्निफिकेंट। तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें n टाइम्स करंट फाइंड हो रहा है और इसमें सिर्फ सिंगल करंट फाइंड हो रहा है गाइस। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी समझ लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम एज इट इज, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस तरीके से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, साथ ही साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हम लोग सर्किट के साथ लगाते हैं गाइस। ठीक है, तो ये सेल हो गए, हमने मान लिया कि m सेल्स जोड़े हुए हैं, सीरीज में हम लोगों ने n जोड़े थे तो यहाँ हम m मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। EMF कितना है E, तो EMF चूँकि आपको पता ही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, और रजिस्टेंस की अगर बात करें तो सभी पर रजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रजिस्टेंस कैपिटल R। किसी पॉइंट A से जोड़ देते हैं और इधर पॉइंट B से जोड़ दिया हम लोगों ने। इन दिस कॉम्बिनेशन पॉजिटिव एंड ऑफ ईच सेल इज जॉइंड विद पॉइंट A एंड नेगेटिव एंड ऑफ ईच सेल इज जॉइंड विद पॉइंट B एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज जॉइंड बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B के बीच में हम लोगों ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या लगा दिया बेटा, R। आगे लेट M सेल्स टू बी जॉइंड इन पैरेलल, M सेलों को जोड़ा हुआ है। इफ EMF ऑफ ईच सेल इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज R, देन टोटल EMF, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा गाइस, क्योंकि कांस्टेंट रहता है तो E ही रहेगा, M ही नहीं होगा, है ना। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, क्योंकि सभी पर सेम है, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कितने पदों तक हैं, तो अप टू M टर्म्स है। तो ये हो जाएगा गाइस 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा M/R। चूंकि हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R/M। ठीक है, तो ये तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन हमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट भी तो चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना निकल के आया मेरे पास, R/M। देन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल जो EMF है वो कितना है बेटा E, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो वो है R प्लस R/M। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा E अपॉन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा MR प्लस R/M में M उठकर ऊपर चले जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा ME अपॉन MR प्लस R।
तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे लिए डेरिवेशन है। इसके भी स्पेशल केस की डिस्कस करें। केस फर्स्ट, तो जैसे मैंने अभी आपको केस पहले इसमें समझाया कि पहले इसको एक बार हम लोग बड़ा बता देंगे, इसको छोटा। इफ एम आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो आर के कंपैरिजन में बड़ा है, तो किसको जो छोटा रहेगा उसको नेग्लिजिबल सपोज करेंगे। देन आर कैन बी नेग्लिजिबल। अगर आर नेग्लिजिबल होगा सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा गाइज एम ई अपॉन एम आर रह जाएगा। आर तो नेग्लिजिबल हो गया तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर, और ई अपॉन आर को क्या लिखेंगे, करेंट ऑब्टेन फ्रॉम सेल, एक सेल सिंगल सेल। केस सेकेंड में क्या करें, चेंज कर दीजिए। चेंज क्या करेंगे, अब हम लोगों ने मान लिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है। इफ आर इज कैपिटल ग्रेटर देन एम आर, तो अब नेग्लिजिबल कौन होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देन एम आर कैन बी नेग्लिजिबल। ठीक है गाइस, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर। ठीक है, तो इसे मैं लिखूंगा तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ई अपॉन आर। तो ये हो गया एम इंटू ई अपॉन आर क्या है, करेंट ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल सेल। तो आपने देखा कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा था और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम था, तब एक ही सिंगल सेल से हमें क्या मिल रहा था, आउटपुट मिल रहा था। लेकिन जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है, तो उस कंडीशन में हमें m टाइम्स आउटपुट मिल रहा है। तो सिग्निफिकेंट कौन सा केस होगा, सेकेंड केस सिग्निफिकेंट होगा। नेक्स्ट, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें सेल्स को सीरीज में जोड़ने के साथ साथ पैरेलल में भी जोड़ा जाता है। और साथ ही साथ इनके साथ हम लोग क्या लगा देंगे गाइस, इसके साथ हम लोग लगाएंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने क्या किया है, आप अगर देखेंगे तो मैंने सीरीज में n सेल्स को ज्वाइन किया हुआ है और पैरेलल में m सेल्स को ज्वाइन किया हुआ है। ये सीरीज की बात हो गई। ठीक है, सेल्स की कॉम्बिनेशन की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सेल्स पर तो यही होता है। करंट की बात करें, सॉरी ईएमएफ की बात करें तो सभी सेल्स पर ईएमएफ हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि ई है। साथ ही साथ इसमें इनबिल्ड एक रेजिस्टेंस होता है जो कि क्या होता है गाइस, स्मॉल आर। आप चाहे तो रेजिस्टेंस अलग भी बना सकते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन n सेल्स टू बी ज्वाइन इन सीरीज, n सेलों को सीरीज में जोड़ा हुआ है और m सेल्स आर ज्वाइन इन पैरेलल, m सेलों को ज्वाइन किया हुआ है किसमें गाइस, पैरेलल में। ठीक है, तो हमें तो करंट ड्रॉन पता करना है। अगर n सेल्स को सीरीज में जोड़ा हुआ है और m सेल्स को पैरेलल में जोड़ा है, तो हम लोग टोटल ईएमएफ की बात करें। सो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा गाइस, आपको पता है कि सीरीज में तो क्या हो जाएगा, ई ही रहेगा, और सीरीज में तो एन ही हो जाएगा, और पैरेलल में क्या रहेगा, ई। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम लोग अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की, इन सीरीज, पहले हम सीरीज की बात करें तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा, एन आर, आपको पता है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन सर्किट, तो सर्किट में सीरीज के साथ साथ ये पैरेलल में भी जोड़ा हुआ है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR अप टू कहाँ तक जाएगा गाइज, m टर्म्स तक, क्योंकि m पदों तक पैरेलल जोड़ा हुआ है।
तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू M/NR। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या निकलेगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट निकलेगा गाइज NR/M। ये तो हमें क्या मिल गया बेटा, ये हमें मिल गया सर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही सर्किट में। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, R प्लस, चूंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जोड़ा हुआ है तो R प्लस हो जाएगा NR/M। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा MR प्लस NR/M। ये टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। अब आपके पास टोटल EMF है, टोटल रेजिस्टेंस है, तो आप करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट आसानी से निकाल सकते हैं। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट क्या हो जाएगा, करंट ड्रॉन का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल EMF कितना है बेटा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल EMF है सर NE, और टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या है MR प्लस NR अपॉन M अपॉन में ऊपर चले जाएगा तो I इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा MNE अपॉन में MR प्लस NR। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हमारा फॉर्मूला है किसका, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का करंट ड्रॉन का। अब इसमें क्या करेंगे, दो केस बनेंगे, एक बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो, एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो केस फर्स्ट, इफ MR इज ग्रेटर देन NR then NR can be negligible। सो करंट क्या हो जाएगा बेटा, सो करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर है MNE और अपॉन में जो ग्रेटर है वही रहेगा MR, M से M कैंसिल, I इज इक्वल टू हो जाएगा NE/R। ये पहला केस में, ठीक है, n टाइम्स इनटू फर्स्ट सेल हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर चेंज कर दें, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बड़ा हो MR से, देन जो छोटा उसको नेग्लिजिबल मानेंगे। MR कैन बी नेग्लिजिबल, MR नेग्लिजिबल है। सो करंट क्या हो जाएगा बेटा, करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर रहेगा MNE अपॉन में NR, N से N कैंसिल हो जाएगा, I इज इक्वल टू बचेगा ME/R। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला रहेंगे, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, दोनों ही कंडीशन में ये सिग्निफिकेंट रहेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो हम पावर की बात कर रहे हैं, चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही, तो इलेक्ट्रिसिटी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो क्या है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो है वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। तो वही है द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल या वोल्टेज भी लिख सकते हैं आप, इनटू करंट, पोटेंशियल इनटू करंट। वैल्यूज रखें तो इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा VI। ऐसा यूनिट की बात करें तो आपको पता ही है कि पावर की जो यूनिट होती है, अगर मैं ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट की बात करूं तो वो वाट होती है। अदर यूनिट जो होती है बेटा, एक बड़ी यूनिट होती है हॉर्स पावर, जिसे बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर कहा जाता है। और एक रिलेशन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चलता है, ये आपको पता ही होगा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप बना सकते हैं, चूंकि वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L2 T-3 A-2, वोल्टेज का सॉरी A-1। इसमें एक I जो है वो ऐड होगा, तो I का कितना होता है A, तो आप पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो आपको मिलेगा M1 L2 T-3, A नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटर, रेजिस्टेंस गिवन है गाइस,
सॉल्यूशन की बात करें, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, अगर इसके हम चाहें तो अदर फॉर्मूले भी कुछ बना सकते हैं। पहले हम लोग उसको डिस्कस कर ले, फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सिंस हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है गाइस IR, V की वैल्यू और क्या होती है IR, तो पावर हो जाएगा। देन इस कंडीशन में पावर की फॉर फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू, V की जगह रखूंगा IR इंटू I, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा I स्क्वायर R। तो पावर के दो फॉर्मूले, एक P इज इक्वल टू VI और P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब न्यूमेरिकल की तरफ चले। द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटर इज 110 ओम। तो सर रेजिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है 110, साथ ही साथ एंड द करंट फ्लोइंग इन इट इज 2 एम्पियर, आई भी गिवन है सर, कितना गिवन है 2 एम्पियर। कैलकुलेट द पावर ऑफ हीटर इन वॉट, पावर हमें फाइंड करना है। सो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, या पावर P इज इक्वल टू होता है VI, और मैं इसे लिख सकता हूँ चूंकि V की वैल्यू तक हमें गिवन नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं I स्क्वायर R। अभी जैसे मैंने न्यूमेरिकल आपको बताया था, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, I का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू R का वैल्यू कितना है 110, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 110, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 440 वाट, 440 वाट। ठीक है, ये पावर निकल आएगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक हीट क्या होता है, तो हीट का मतलब होता है कि कितने टाइम में कोई सर्किट कितनी पावर को कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम्ड बाय सर्किट। तो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर इन टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक हीट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक हीट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर, कितने टाइम में कितनी पावर कंज्यूम किसी सर्किट के द्वारा की जाती है उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो हीट कहते हैं, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम पीरियड, P इंटू टी। अब इसके भी अलग अलग फॉर्मूले हो जाएंगे गाइस, और चूंकि P इज इक्वल टू VI भी रखा जाता है तो ये VIT हो जाएगा, और V की जगह I रखेंगे, IR रखेंगे तो I स्क्वायर R भी रखा जाता है तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। इस तरीके से इसके दो फॉर्मूले। हीट की यूनिट की बात करें तो चूंकि स्टैंडर्ड यूनिट जूल होती है, प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है वो होती है गाइस कैलोरी। ठीक है, इसमें किलो कैलोरी भी आता है, ये प्रैक्टिकल यूनिट होती है। अगर आप डायमेंशन फॉर्मूला इसका बनाना चाहेंगे तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक हीट पावर का बनाया था M1L2T-3, इसमें T की एक पावर बढ़ जाएगी तो M1L2T-2 हो जाएगा, तो बना ही सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मच हीट विल बी ऑब्टेन ऑन यूजिंग अ हीटर ऑफ पावर 1.5 किलोवाट फॉर 30 मिनट्स। तो जो गिवन है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज उसने बोला है कि हाउ मच हीट विल बी ऑब्टेन ऑन यूजिंग अ हीटर ऑफ पावर। सो पावर ऑफ हीटर दिया हुआ है, पावर दी हुई है हमें, पावर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग P से। P इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 किलोवाट। किलोवाट को हम लोग वाट में कन्वर्ट करेंगे तो किलो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 10 की पावर 3, तो ये वाट में कन्वर्ट हो गया। फिर लिखा है टाइम 30 मिनट, मिनट को सेकंड में, तो 30 इंटू किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 60 का, 30 इंटू 60 सेकेंड 1 मिनट में, तो 30 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 1800। किस में कन्वर्ट हो गया सेकेंड में। अब आपको पता करना है कि हीट कितनी होगी। सो हीट H इज इक्वल टू P इंटू टी, फॉर्मूला रखें तो H इज इक्वल टू हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू टी का वैल्यू कितना है 1800। ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग गाइस। तो पहले तो इसकी दो पावर्स इधर ऐड हो जाएगी, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 18 इंटू 10 की पावर हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, 10 की पावर 2 यहाँ मैंने दे दी, तो 18 में 15 का पहले तो मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 18 में पहले तो 5 का मल्टीप्लाई कर लो, यही बड़ा टास्क है। ठीक है, 18 5 से कितना होता है 90 का 0, 18 1 जा 80 प्लस 9 कितना हो जाएगा 270।
तो 270 हो जाएगा, चूंकि एक पॉइंट के बाद 0 है तो 27 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। तो H इज इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू 10⁵ और हीट है तो किस में आंसर आएगा गाइस, जूल में। यह हमारी हीट कंज्यूम्ड होने निकल है। ठीक है, तो ये मेन पोर्शन होता है। ठीक, तो ये हमारा पूरा चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।